साथियों, वंदे मातरम। आज 24 अप्रैल 2020 है और आज लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो गया। मैं अपने सभी मित्रों को फरवरी महीने से ही ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोरोना एक सामान्य बीमारी है। कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी परसों मैंने एक वीडियो बनाया है और बताने की कोशिश करी फिर एक बार दोबारा कि कोरोना की मृत्यु दर 0.01 से 0.1 के बीच में, 0.01 से लेकर के 0.1 के बीच में। मित्रों, जो मित्रगण मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि YouTube पे और Facebook में मेरे 18 वीडियो और हैं, उनको आप देखें, उपलब्ध है। आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, लगभग सभी सवालों का जवाब उन वीडियो में मैं दे चुका हूं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। मित्रों, आज थोड़ा सा नाराज भी हूं और गुस्से में भी हूं। नाराज मैं आप लोगों से नहीं हूं, आप लोग तो मेरी बात समझ पा रहे हैं और आगे लोगों को, जनता को, अपने मित्रों को समझा रहे हैं। मेरी नाराजगी चिकित्सकों से है, डॉक्टरों से है। देश में 10 लाख से ज्यादा डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर्स जनता को क्यों नहीं समझा रहे? इनको किस बात का डर है? इनके सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि एक सामान्य वायरस है। देश भारी संकट में है, भारी मुसीबत में है। यदि इस प्रकार से लॉकडाउन का हम समर्थन करते रहे तो ये 30 जून तक जाएगा। आखिर क्यों डॉक्टर जनता को नहीं बता रहे? ये डॉक्टरों की नैतिक जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जनता को समझाए। मित्रों, मेरा यह वीडियो सभी डॉक्टर्स तक पहुंचाए, उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें कि आखिर क्या बात है, वो क्यों चुप है, जनता के सामने सच क्यों नहीं रख रहे हैं। और यदि ये डॉक्टरों से भी मैं कहना चाहता हूं, सभी डॉक्टर समुदाय के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने आज के 6 महीने बाद ये बात कही कि ये तो सामान्य बीमारी थी, इससे डरने की आवश्यकता नहीं थी, तो आपकी बात का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ आज है, आज आप जनता को जागरूक करें, आज आप जनता को समझाएं कि ये एक सामान्य बीमारी है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मीडिया आपको नहीं बताएगा। पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की जो छवि है वो खराब हो चुकी है। यहां तक कि अमेरिका में भी लोग मीडिया के खिलाफ हो चुके हैं। अमेरिका में लोग मीडिया को प्रेस नहीं कहते हैं, आजकल मीडिया के लिए प्रेस्टिट्यूट शब्द का इस्तेमाल होता है। ये मीडिया अपने पैसों के लालच में, पैसों के लोभ में किस हद तक गिर सकता है, ये पश्चिम के लोग भी जानते हैं और आजकल भारत के लोग भी जान चुके हैं। मैं सभी डॉक्टरों से अनुरोध करता हूं कि मेरी बात को समझे, अच्छी तरह से समझ करके सभी को फोन लगाए, सभी आईएएस को फोन लगाए, सभी आईपीएस को फोन लगाए, सभी विधायकों को फोन लगाए, सभी सांसदों को फोन लगाए, मंत्रियों को फोन लगाए और उनको समझाए कि ये एक सामान्य बीमारी है, इसके लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज, लॉकडाउन जैसी एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, किसी बीमारी की कितनी गंभीर है, किसी गंभीरता को देखना हो तो हम 3 चीज से देखते हैं। 3 चीज से बीमारी की गंभीरता को हम पता लगाते हैं। पहली बात है इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरा होता है आर नॉट और तीसरा होता है मोर्टेलिटी। अब इस इंक्यूबेशन पीरियड को समझिए, इस इंक्यूबेशन पीरियड को समझिए। जो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन होता है।
जो स्वाइन फ्लू होता है H1N1, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 5 दिन होता है, और जो कोरोना होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 28 दिन होता है। मित्रों, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। मेडिकल साइंस के नियम है कि जिसका इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, वो ज्यादा कॉन्टेजियस होता है। जिसका इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता। तो WHO कैसे कह रहा है? हम WHO को चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी डॉक्टर कम्युनिटी WHO को चैलेंज क्यों नहीं कर रही है? WHO कैसे कह सकता है कि ये स्वाइन फ्लू से ज्यादा खतरनाक है? दूसरी बात, आर नोट, दूसरी जो वैल्यू होती है आर नोट। आर नोट जो कोरोना का जो बताया गया है वो 2 के आसपास है, जबकि टीबी का आर नोट 10 होता है। कोरोना का, इन्फ्लुएंजा का, स्वाइन फ्लू का सबका 2 के आसपास होता है। किसी भी कीमत पर यह बीमारी टीबी से अधिक खतरनाक नहीं हो सकती। टीबी से हर साल हमारे देश में 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है और पूरी दुनिया में 15 लाख लोग मरते हैं। तो उस बात के आंकड़ों को आपके सामने प्रदर्शित नहीं किया जाता। और भी कई तरह की बीमारी है, उनसे मीडिया आपको वो सब तथ्य आपके सामने नहीं रख रहा है। चाहे वो हार्ट अटैक से मरने वाले हो, चाहे वो स्ट्रोक से मरने वाले हो, चाहे वो टीबी से मरने वाले हो, चाहे वो हेपेटाइटिस से मरने वाले हो, बाकी सब बीमारी की चर्चा मीडिया आपके सामने नहीं कर रहा है, एक ही बीमारी की चर्चा कर रहा है। इस बात को आपको समझने की पॉइंट। तीसरे पॉइंट जो बात कर रहे थे, मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर टीबी की वो है 5 से 10%, और कोरोना की मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मृत्यु दर 0.1% या उससे भी कम। तो आपके मन से सारा डर निकाल दीजिए। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि भाई वेंटिलेटर हमारे देश में बहुत कम है, हम अगर बीमारी फैल गई तो वेंटिलेटर हमारे पास कम है। मित्रों, वेंटिलेटर की यहां आवश्यकता ही नहीं है। कैसा नहीं बताता हूं मैं आपको। मैं अभी दिल्ली में हूं और मेरा एक मित्र है डॉक्टर तरुण दवे, वो उदयपुर राजस्थान में है। मैंने कल रात को उनसे चर्चा की, मैंने पूछा उनसे, उन्होंने बताया कि 66 मरीज है कोरोना पॉजिटिव, 66 पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव, और एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी अभी तक, और एक भी पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये जो वेंटिलेटर का हवा खड़ा किया जाता है, हमारे देश में वेंटिलेटर कम है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है। अमेरिका में इसका उल्टा हो गया। अमेरिका में जो रिसर्च अभी हुई है लेटेस्ट, उसके हिसाब से जिन लोगों को वेंटिलेटर पर रखा गया उनमें से 80% से 90% लोग मर गए, और जिनको नहीं रखा गया वो बच गए। वेंटिलेटर बचाव का माध्यम नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर के से जो ऑक्सीजन जाती है शरीर के अंदर, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, जिसकी कैपेसिटी पहले से ही कम हो चुकी है, उसकी वजह से पेशेंट और ज्यादा मर रहे हैं। ये अमेरिका की स्टडी है। मित्रों, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। ये पूरा का पूरा खेल मीडिया का खेल है। ये मीडिया ने खेल रचा है। ये अमेरिका का है, ये WHO का है, ये अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। 25 कंपनियों को नाम मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो अमेरिका की 25 कंपनी जो वैक्सीन बना रही है। इसके ऊपर लगभग ह्यूमन ट्रायल पे आ चुके हैं, एनिमल ट्रायल उनका लगभग पूरा हो चुका है। इस साजिश के अंदर ट्रंप, फाउची, बिल गेट्स और सारे बहुत से लोग शामिल हैं। ये फाउची कौन है? ये फाउची है अमेरिका का एक ऐसा शख्स जो डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, इसका डायरेक्टर है, और ये पिछले 5 राष्ट्रपति के साथ काम कर चुका है और लगातार करता आ रहा है। इसने ये जो आउटब्रेक्स की जो बात होती है, इसको पहले ही पता चल जाता है। ये पहले ही से बोलना शुरू कर देता है कि आउटब्रेक होने वाला है, एपिडेमिक होने वाला है, पेंडेमिक होने वाला है। और इस फाउची को कहां से मालूम चलता है? मित्रों, मेरी बात को ध्यान रखना, ये इस प्रकार की गतिविधि बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। छोटे छोटे आउटब्रेक्स, ये एपिडेमिक्स, ये लोग बहुत लंबे समय से जनता को सामने ला रहे हैं। इस प्रकार से ये वैक्सीन बेचने का, इस प्रकार से मेडिसिन बेचने का, इस प्रकार से किट्स बेचने का इनका धंधा बहुत पुराना है। स्वाइन फ्लू की बात कीजिए मित्रों, स्वाइन फ्लू जो आया था उसके बाद में स्वाइन फ्लू को लेकर के जब इंक्वायरी बैठाई गई, बाद में WHO ने स्वाइन फ्लू को पैंडेमिक घोषित किया था, और एक इंक्वायरी जब बैठाई गई, पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप PACE ने इंक्वायरी बैठाई, तो वो पैंडेमिक फाल्स पाया गया, झूठा पाया गया।
उसमें डब्ल्यूएचओ के बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे ऑफिसर्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ में मिली भगत पाई गई। वही फिर खेल हो रहा है। 2009-10 का जो खेल था वही 2019-2020 के अंदर हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है। फर्क इतना है कि पहले स्वाइन फ्लू था, उसका नाम बदल के कोरोना कर दिया गया। और फर्क इसलिए आया कि इस समय मीडिया ज्यादा एक्टिव हो चुका है और सोशल मीडिया का रोल आप जानते ही है वो ज्यादा हो चुका है। अब बात करते हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स का इसके साथ क्या कनेक्शन है? ये बिल गेट्स है जो बार बार कह रहा है, कोरोना आने से पहले ये कई बार कह चुका है कि पेंडेमिक आने वाला है, पेंडेमिक आने वाला है, पेंडेमिक की तैयारी कीजिए, पेंडेमिक की तैयारी कीजिए, पेंडेमिक आ रहा है, दुनिया में सब लोग मारे जाएंगे। ये 2015 से कह रहा है। इसे कैसे मालूम चला? बिल गेट्स को 2015 में कैसे मालूम चला कि पेंडेमिक आने वाला है, इसकी तैयारी करो, हम सब मारे जाएंगे? ये आने वाला नहीं है, ये एक झूठी साजिश के अंतर्गत पेंडेमिक लाया गया है, और वो भी झूठा पेंडेमिक जिसमें मृत्यु दर बहुत कम है, परंतु मीडिया के माध्यम से आपको प्रतिदिन बताया जा रहा है कि बस सब कुछ खत्म होने वाला, सब कुछ मरने वाला, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बिल गेट्स ने 2015 में एक फोटो दुनिया को दिखाया था। फोटो उसने कहा था कि भैया अगला जो दुनिया को जो पीड़ित करने का तरीका है वो एटम बम से नहीं होगा, वो होगा एक वायरस से होगा। 2015 में उसने दुनिया के सामने एक फोटो रिलीज किया, और मजे की बात उसने बताया कि एक पेंडेमिक आएगा, और उस पेंडेमिक में जिस वायरस का फोटो था वो कोरोना वायरस का फोटो था। कोरोना वायरस 2019-2020 के अंदर आया, कोविड-19, और उसका फोटो 2015 के अंदर ही बिल गेट्स को मालूम चल गया। उसने फोटो रिलीज किया, ये वाला वायरस आने वाला है। सोचिए कितनी बड़ी, कितनी लंबी, कितनी पुराना षड्यंत्र है ये। अभी ये बात मैं कह रहा हूं तो आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन ये बात अब अमेरिका की जनता भी कहने लगी है। अमेरिका की जनता भी बिल गेट्स पे अंगुली उठाने लगी है। अभी बिल गेट्स ने एक इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर किया था, और उस पर लिखा हुआ था थैंक यू हेल्थ केयर वर्कर। उस बात को लेकर के इंस्टाग्राम पे बिल गेट्स के खिलाफ इतने कमेंट्स आए। एक आदमी ने तो यहां तक लिखा कि अगर आपको डीपॉपुलेशन करना है तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करो, सबसे पहले अपने बच्चों से शुरुआत करो। इसलिए मित्रों, इस षड्यंत्र की केंद्र भूमिका में कहीं न कहीं बिल गेट्स की संलिप्तता नजर आती है हम लोगों को। देखिए, डब्ल्यूएचओ का बहुत बड़ा डोनर एक तो अमेरिका है, जो डब्ल्यूएचओ को पैसा देता है, दान करता है, और डब्ल्यूएचओ उसके इशारे पर नाचता है। दूसरा जो डोनर है वो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये डब्ल्यूएचओ को बहुत ज्यादा दान देता है और अपना काम निकलवाता है। मित्रों, एक और बात बताना चाहता हूं। एक इंस्टीट्यूट है पीर ब्राइट इंस्टीट्यूट, PIRBRIGHT, पीर ब्राइट इंस्टीट्यूट। इस पीर ब्राइट इंस्टीट्यूट को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से फंडिंग हुई है। चलो फंडिंग हुई है बात अलग है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट को कोरोना आने से पहले ही कोरोना का पेटेंट मिल गया। बात को समझना, कोरोना आने से पहले कोरोना का पेटेंट मिल चुका है पीर ब्राइट इंस्टीट्यूट को, जिसको बिल गेट्स ने फंडिंग किया। अब आप सोचिए, निष्कर्ष निकालिए। बिल गेट्स कहता है स्टे एट होम, मोदी जी की तारीफ भी करी है इसने। स्टे एट होम यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, वहां भी इसी को फायदा होगा। स्टे एट होम, वर्क एट होम, वर्क एट होम से बंदा काम करेगा, अधिक से अधिक लैपटॉप लेगा, वहां भी इसी को फायदा होने वाला है। ये बिल गेट्स क्या कहता है? ये इसके पास हर बीमारी का समाधान वैक्सीन है। कोई भी बीमारी हो वैक्सीन लगवा दो। ये कॉर्पोरेट सेक्टर की हमेशा ही बात करता है, चाहे वो रासायनिक खाद की हो, चाहे वो जीन मॉडिफाइड बीज की हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की हो, चाहे फिर वैक्सीन की हो। गेट्स, ये जो बिल गेट्स है, ये आजकल चैरिटी करता है। ये जो बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन जो है वो चैरिटी की बात करता है, परंतु ये चैरिटी नहीं है,
ये चैरिटी करता है अपना टैक्स बचाने के लिए, चैरिटी करता है, टैक्स बचता है। उस चैरिटी को जो फाउंडेशन जो उसका है वो उन कंपनी में निवेश करता है, उन कंपनी में दान करता है। ये दान नहीं, ये निवेश है। कौन कौन सी कंपनी में दान करता है? ये उन कंपनी में निवेश करता है जहां पर बिल गेट्स का स्टॉक है, जहां पर उसकी शेयर होल्डिंग है, जहां पर उसके डिबेंचर है, जहां उसके बॉन्ड है। तो यह पूरी दुनिया को तो मूर्ख बना ही रहा है, अमेरिका की जनता को भी मूर्ख बना रहा है। और अमेरिका की जनता अब इस बात को समझ चुकी है। अब वहां की जनता भी बिल गेट्स के खिलाफ उठ चुकी है, बिल गेट्स के खिलाफ आवाज वहां भी उठने लगी है। मित्रों, एक इसका डीपॉपुलेशन एजेंडा है, उसके अंदर ये चाहता है वैक्सीन चिप, एक चिप लगाना चाहता है, हर व्यक्ति के शरीर में एक चिप लगाना चाहता है, डिजिटल चिप। इसका नाम है नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम। ये अमेरिका में शुरुआत करना चाहता है पहले, और अमेरिका में इसका विरोध हो चुका है। और पूरी दुनिया में ये ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर एक चिप डालना चाहता है, जिस प्रकार से आजकल जानवरों के शरीर में चिप लगाई जाती है ताकि इसको ट्रैक कर सके। वो आपको भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, एक एक चीज की इंफॉर्मेशन कुछ लोगों के पास है। ये एक प्रकार से आधुनिक गुलाम, जो पुराने गुलाम होते थे जिनको जंजीरों में बांध के रखा जाता था, जिनके गले में रस्सी बांध के रखी जाती थी, अब उसका नया तरीका आ गया है, वो है ट्रैकिंग सिस्टम। आपके शरीर में एक चिप लगा दी जाएगी, उस चिप से आप जहां भी जाएंगे आपके बिल गेट्स और उनकी कंपनीज को ये पता चलता रहेगा कि आप कहां पर है और क्या कर रहे हैं। तो मित्रों, इस बात को आप समझिए। अभी एक न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क टाइम्स और जिंगल लैब्स ने एक डाटा कंपाइल किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स और जिंगल लैब्स ने एक डाटा कंपाइल किया है कि बिल गेट्स के खिलाफ कितनी बार बातें आ रही है। तो इस वायरस के साथ, कोरोना वायरस के साथ कम से कम 12 लाख लोगों ने बिल गेट्स को जोड़ा है, जिसमें दुनिया भर के लोग हैं और खास तौर से उसके अंदर अमेरिकन लोग। वो खुद कह रहे हैं, अमेरिकन लोग भी कह रहे हैं कि इस वायरस का, इस कोरोना वायरस का ये पैंडेमिक नहीं है, ये झूठा पैंडेमिक है और इसके साथ बिल गेट्स के संबंध है। बिल गेट्स इसमें अपनी वैक्सीन बेचना चाहता है। मित्रों, मीडिया दोषी है, फ्रंट लाइन मीडिया, उसको बहुत पैसा मिला है, इसलिए वो आपको सही चीज, सही जानकारी नहीं देती है। वो आपको जागरूकता के नाम पर डर का माहौल पैदा कर रही है, आपको जागरूक नहीं कर रही है, वो भयानक डर पैदा कर रही है। अधिक जागरूकता के नाम पर डर, ये डिजीज मॉन्गरिंग है, ये फियर मॉन्गरिंग है। ये फियर मॉन्गरिंग के माध्यम से, डिजीज मॉन्गरिंग के माध्यम से अपना एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा करने के चक्कर में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ध्वस्त करके, अमेरिका ने चीन की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया है, भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया है, और अपनी इकोनॉमी को बचा करके, अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी को फायदा पहुंचा करके, किट्स बेच करके, मशीन बेच करके, इक्विपमेंट्स बेच करके और वैक्सीन बेच करके पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश में है, और इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब हो चुका है। अब हमको आगे बढ़ना है, देश को और अधिक बर्बाद होने से रोकना है। कई मित्रों ने कहा कि भाई चाइना ने फलाना बैंक में शेयर ले लिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना की इकोनॉमी भी बहुत नीचे गिर चुकी है। उसकी इकोनॉमी के बारे में कहा जा रहा है कि 1976 के स्तर पर चाइना की इकोनॉमी आने वाली, जब वो बहुत नीचे स्तर पर उसकी इकोनॉमी आ गई थी 1976 में। यानी कि भारत और चीन और ईरान, तीन जो दुश्मन देश थे अमेरिका के, तीन जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे फ्यूचर, एक जो ताकतवर देश बनने वाले थे, उन तीनों ताकतवर देश को अमेरिका ने नष्ट कर दिया। मित्रों, एक वेबसाइट है reuters.com, REUTERS, reuters.com में 8 फरवरी 2017, आप सन नोट कीजिए, 2017 में जो एक आर्टिकल छपा था, इंडिया कट्स सम फंडिंग टाइज विथ गेट्स फाउंडेशन ऑन इम्यूनाइजेशन। भारत ने जो गेट्स फाउंडेशन है, जो बिल गेट्स का, उसकी जो फंडिंग हो रही थी उसको काट दिया है, कम कर दिया है। मित्रों, सीनियर हेल्थ ऑफिसर सौम्या स्वामीनाथन, देयर वाज ए परसेप्शन that an external agency is funding it, so there could be an influence। और देखिए, इस बात को लेकर के एक और वेबसाइट है activistpost.com,
एक्टिविस्टपोस्ट.com पे 5 अक्टूबर 2014 5 अक्टूबर 2014 को एक न्यूज छपी है। इंडिया होल्ड बिल गेट्स अकाउंटेबल फॉर हिज वैक्सीन। भारत के अंदर यह माना जाता है कि करीब करीब इस वैक्सीन से बहुत नुकसान हुआ था जो बिल गेट्स हमारे देश में चला रहा था। बिल गेट faces a lawsuit for the illegal testing of tribal children from India। भारत के अंदर ट्राइबल चिल्ड्रंस जो बेचारे गांव में रहते हैं, जिनको समझ नहीं है, उन पे बिल गेट्स ने इंजेक्शंस लगाए, वैक्सीन लगाए, ट्रायल किया और कहते हैं कि 40,000 के आसपास 47,000 के आसपास बच्चों को पैरालिसिस हो गया। इसके अलावा क्या किया इसने एक नया वैक्सीन भी टेस्ट किया हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर। क्या टेस्ट किया? HPV वैक्सीन। HPV होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को ट्रायल किया लार्ज स्केल पर, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को बहुत बड़ी समस्या हुई, कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो गई। और इसमें जो कंपनी थी वो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन जो कंपनी है, वो पहले भी जब फॉल्स पैंडेमिक घोषित किया गया था स्वाइन फ्लू को, उसके अंदर भी इस कंपनी का लिंक पाया गया। और इस चीज को लेकर पेटिशनर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन लोगों ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और WHO को क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का दोषी के लिए केस चलाया। तो मित्रों, अब आप देखिए किस प्रकार से साजिश पे साजिश हो रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूं MSN.com वेबसाइट पे। 6 अप्रैल 2020 को आर्टिकल छपा है, अभी कुछ दिन पहले। A potential coronavirus vaccine funded by Bill Gates is set to begin testing the people with the first patient expected to get it today। यानी कि 6 अप्रैल को 2020 को एक ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया। इनोवियो फार्मास्यूटिकल कंपनी अमेरिका के अंदर, उसने ये जो ह्यूमन ट्रायल शुरू किया उसको फंडिंग बिल गेट्स ने किया। और आगे क्या लिखता है? 10 लाख वायरस डोजेस आर रेडी इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगले कुछ महीनों में 10 लाख वायरस की डोज तैयार हो जाएगी। तो करोड़ों डोजेस के अंदर और अधिक समय लगेगा। तो आप समझ लीजिए देश के अंदर पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना षड्यंत्र चल रहा है कि इस कोरोना वायरस को लेकर के ये लोग साल, 2 साल, 3 साल तक चला सकते हैं आपको। आप कब तक स्टे एट होम करेंगे? क्योंकि कोरोना वायरस की जिस प्रकार से वैक्सीन बन रही है, जिस प्रकार से वैक्सीन लगाना चाहते हो सब पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उस प्रकार से तो ये साल, 2 साल, 3 साल का समय मान के चलिए। तो क्या आप तब तक स्टे एट होम करेंगे? क्या तब तक लॉकडाउन करेंगे? क्या आपके जो ग्रीन जो जोन है उनको रेड बनाएंगे, फिर रेड को वापस ग्रीन बनाएंगे? क्या यही काम चलता रहेगा? यही काम वो चाहते हैं WHO वाले। हमें WHO के षड्यंत्र में नहीं फंसना है मित्रों। हमें एक एक व्यक्ति को जागृत करना है। जितने भी मंत्रियों को आप फोन कर सको फोन कीजिए, उनको ईमेल कीजिए, उनको SMS कीजिए, उनको ट्वीट कीजिए, उनको समझाइए ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हमारा देश रसातल की तरफ जा रहा है, देश को बचाने की आवश्यकता है मित्रों। एक बात, फाइनेंशियल टाइम्स क्या कहता है? फाइनेंशियल टाइम्स की जो एक इंटरव्यू हुआ था बिल गेट्स के साथ में। बिल गेट्स स्पीक टू द फाइनेंशियल टाइम्स अबाउट हाउ टू टैकल द पैंडेमिक। बिल गेट्स का इंटरव्यू हुआ और बिल गेट्स बता रहा है कि पैंडेमिक के साथ में कैसे टैकल करना है, पैंडेमिक के साथ में कैसे हमें उसका निपटारा करना है। बिल गेट्स बता रहा। एक वेबसाइट है TED.com, TED, हाउ वी मस्ट रेस्पॉन्ड टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। बिल गेट्स वहां बता रहा है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक को हमें कैसे रेस्पॉन्ड करना है, हमें किस प्रकार से करना है, हमें किस प्रकार से उससे निपटना है। मित्रों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बिल गेट्स डॉक्टर है? क्या बिल गेट मेडिकल डॉक्टर है? क्या बिल गेट्स को वायरस के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी है? आखिर बिल गेट्स कौन होता है? एक इंजीनियर हो सकता है, अपना काम कर सकता है, लेकिन मेडिकल के अंदर इतना इंटरफीरेंस, इतना इंटरेस्ट? बिजनेस, ये उसका बिजनेस। और उसके लिए उसने पूरी दुनिया के अंदर माहौल खराब किया। इसमें बहुत सारे लोग षड्यंत्र में शामिल हैं, बहुत सारे लोग।
लेकिन बिल गेट्स भी उसमें से एक हो सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। मित्रों, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए, बिल गेट्स कैसा आदमी, राम या रावण, मानव या दानव? मित्रों, अभी कल परसों की न्यूज है, 22 तारीख की, हिंदी online.com की, भारत के पूर्व न्यायाधीश काटजू, मिस्टर काटजू ने सरकार से कहा है कि सरकार इस लॉकडाउन को तुरंत समाप्त करे। देश के अंदर 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं, उनकी जीविका जाने वाली है, उनका जीवन जाने वाला है, वो भूखे मरने वाले हैं। एक प्रकार की खाद्य इमरजेंसी हो सकती है, खाद्य दंगे हो सकते हैं। काफी हद तक उनकी बात सही है मित्रों। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहला काम हमें करना है, हमें अपील करनी है, अधिक से अधिक लोगों से अपील करनी है, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके अपील करनी है, बाकी कैबिनेट मंत्री से हाथ जोड़ के अपील करनी है, जितने मंत्री हैं, जहां तक हमारी पहुंच है, सबसे हमें अपील करनी है कि इस लॉकडाउन को जल्दी से जल्दी समाप्त करें, इसको तुरंत समाप्त करें, इसकी आवश्यकता है ही नहीं। ये एक साधारण बीमारी है, इसके लिए इतने बड़े एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं। दूसरा, एसएमएस करें, ईमेल करें, सोशल मीडिया पे बात करें, ट्वीट करें, फोन करें। तीसरा, आरटीआई लगाएं, आरटीआई लगा करके पूछें कि भाई सर, आरटीआई से आप जानकारी प्राप्त करें कि भाई ये लॉकडाउन का क्या अर्थ है, क्वारंटाइन का क्या अर्थ है, आइसोलेशन का क्या अर्थ है, बीमारी कैसा पता चलती है, टेस्ट कितना एक्यूरेसी है, इनएक्यूरेसी है, उसका क्या असर पड़ेगा, ये जांच किट्स कौन सी कंपनी कर रही है, क्या मूल्य है, कितनी मौतें हुई है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, ये नियम कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल से नियम लिया गया है, महामारी का अर्थ क्या होता है, महामारी कब घोषित की जा सकती है, आपदा का मतलब क्या होता है, ये सारे आप अलग अलग सवाल बना करके आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। मित्रों, लास्ट में आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि दुनिया भर में सच बताने वाले लोग सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया भी उनके सच को छुपा रहा है। बहुत सारे वीडियोस डिलीट हो रहे हैं, यूट्यूब से डिलीट हो रहे हैं, फेसबुक से डिलीट हो रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस को डाउनलोड कर दीजिए, या आप उनको अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लीजिए और अपने चैनल पर चलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी प्रकार का ट्रेडमार्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रकार का पेटेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। हम तो राजीव दीक्षित जी के फॉलोअर हैं। आप अधिक से अधिक लोगों को जागृत कीजिए, हमारे वीडियो प्रयोग कीजिए, आपको हम पूरी परमिशन देते हैं। मित्रों, आपसे यही अनुरोध है कि आप इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाएं, ताकि हम अपने देश को और अधिक नुकसान से रोक सके। हमारे देश का एक एक दिन 138 करोड़ दिन के बराबर है, एक एक घंटा 138 करोड़ घंटे के बराबर है, एक एक मिनट 138 करोड़ मिनट के बराबर है। इसलिए हमें जितना समय बच सके बचाना है, जितना जल्दी हो सके इस लॉकडाउन को समाप्त कराना है। जय हिंद मित्रों, जय भारत।